नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। शाइस्ता प्रवीण ये वो नाम है जिसने यूपी पुलिस के पूरी टीम को हिलाकर रख दिया। अतीक अहमद से लेकर असद अहमद तक पिछले 2 दिनों से इलाहाबाद के याचिका वाले माफिया का दबदबा बिल्कुल खत्म हो चुका है। लेकिन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता प्रवीण अभी भी फरार है। वहीं यूपी पुलिस की टीम सिर्फ हल्ला काट रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस अब तक शाइस्ता प्रवीण की लोकेशन तक ट्रेस नहीं कर पाई है। संभव है कि शाइस्ता ऐसे किसी सेफ लोकेशन पर छिपी है जहां से उसे पकड़ना पुलिस के लिए अभी भी मुश्किल भरा साबित हो रहा है। तो पति, देवर और बेटे अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसके बाद भी शाइस्ता प्रवीण बाहर निकल के नहीं आई है। शाइस्ता प्रवीण लगातार छुपी हुई है। कई सवाल दागे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर, शाइस्ता प्रवीण पर, लेकिन अभी भी शाइस्ता प्रवीण ने सरेंडर नहीं किया जा रहा। कयासों का दौर उस दिन से ही जारी था जब से असद का एनकाउंटर किया गया था, लेकिन अब तक शाइस्ता प्रवीण निकल के सामने नहीं आई। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि शाइस्ता प्रवीण अपने बेटे के जनाजे में शामिल हो सकती है, उस वक्त सरेंडर कर सकती है, लेकिन मां का दिल नहीं पसीजा और शाइस्ता प्रवीण सामने निकल के नहीं आई। और उसके बाद उसके पति की हत्या हो जाती है, उसके देवर की हत्या हो जाती है। उसके बाद भी शाइस्ता प्रवीण बाहर निकल के नहीं आई। कयासों का दौर थमा का थमा रह गया, लेकिन शाइस्ता प्रवीण बाहर निकल के नहीं आई है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार शाइस्ता प्रवीण कौन से कोने में छुपी हुई है। 50,000 का इनाम घोषित है शाइस्ता प्रवीण पर। कई सवाल के साथ कई तस्वीरें भी निकल के सामने आई थी जिसमें शाइस्ता प्रवीण के हुलियों का उजागर हुआ था, और ये कई सवाल खड़े कर रहा है उत्तर प्रदेश की पुलिस पर, प्रशासन पर और खुद शाइस्ता प्रवीण पर। जारी जानकारी के साथ न्यूज रूम से नितिन चौधरी जुड़ चुके हैं। नितिन चौधरी जी, देखिए कि किस तरीके से इतने दिन हो चुके हैं, पहले असद का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद भी मां का दिल नहीं पसीजा। देखिए स्वीटी, बिल्कुल जिस तरीके से शाइस्ता परवीन को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के अभी भी हाथ खाली है, क्योंकि पहले बेटे की हत्या हुई थी, हत्या होने के बाद उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था। लेकिन उसी के बाद जब वहाँ पर पता चल रहा था कि शाइस्ता परवीन जो है आज पुलिस की हिरासत में आ सकती है, जब जनाजे में शामिल नहीं हुई, उसी के बाद उसके पति अतीक अहमद की हत्या की जाती है। तो हत्या होने के बाद ही उसमें सोचा कि पुलिसकर्मियों ने कि यहाँ पर शाइस्ता परवीन कहीं ना कहीं आ सकती है आज तो, लेकिन पुलिस पूरी तरीके से चौक चौबंद हो गई थी। अलग अलग तरीके से यहाँ पर महिला कांस्टेबल लगाई गई थी, सिविल वर्दी में महिला कांस्टेबल और बुरखे के अंदर भी जो है महिला कांस्टेबल वहां पर लगाई गई थी पुलिस प्रशासन की तरफ से। लेकिन पुलिस प्रशासन, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार अभी तक शाइस्ता परवीन कहां छिपी हुई है, उसकी लोकेशन अभी तक ट्रेस क्यों नहीं की गई है। क्योंकि जिस तरीके से शाइस्ता परवीन 50,000 का इनाम शाइस्ता परवीन के ऊपर रखा गया उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, लेकिन शाइस्ता परवीन अभी तक फरार चल रही है। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस कहीं ना कहीं फेल नजर होती हुई नजर आ रही है इस तरीके से कि शाइस्ता परवीन को अभी तक पकड़ क्यों नहीं पाई है। उसी को देखते हुए शाइस्ता परवीन अभी तक फरार चल रही है। लेकिन जिस तरीके से कल सूचना आ रही थी देर रात तक कि शाइस्ता परवीन आज सरेंडर कर सकती है, अपने पति अतीक अहमद के उस पर जाके जनाजे को शामिल हो सकती है, लेकिन उसके बाद जब भी सूचना आई कि आज शाइस्ता परवीन नहीं पहुंची है वहां पर, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, पुलिस के हाथ अभी तक खाली है क्योंकि 50,000 के इनाम जिसके ऊपर घोषित है वो अभी तक फरार है। कई सवाल पुलिस प्रशासन पे भी खड़े हो रहे हैं। नितिन, देखिए बिल्कुल स्वीटी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के ऊपर जो है सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार अतीक अहमद हत्या होने के बाद शाइस्ता परवीन नहीं आई और 50,000 का इनाम, जहां पुलिस जो है 25,000 का इनाम होता है उसे तुरंत पकड़ लिया जाता है, लेकिन शाइस्ता परवीन में 50,000 का इनाम है, उसे अभी तक नहीं पकड़ पाई है पुलिस। उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाई है कि आखिरकार शाइस्ता परवीन कहाँ पर छिपी हुई होगी। तो उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस जो है पूरी तरीके से लापरवाही सामने आ रही है। इस तरीके की घटना सामने आई है। और साथ ही उमेश पाल के जो मर्डर हुआ था, तो उमेश पाल के मर्डर के बाद ही शाइस्ता परवीन जब से फरार चल रही है, क्योंकि पहले बताया जा रहा है कि वो उसमें जो है शामिल हो सकती थी, अपने बेटे के उस जनाजे में शामिल हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी जनाजे में शामिल नहीं हुई। लेकिन उसी के बाद अतीक अहमद की हत्या कर दी जाती है, तो उसी के बाद भी वहां पर भी शामिल नहीं हुई। जिस तरीके से अतीक अहमद के 2 बेटे नाबालिग जेल में है, उन बेटे को शामिल होने की पूरी तरीके से प्रक्रिया यहाँ पर लगाई गई कि वो शामिल होगी, लेकिन उसी के बाद शाइस्ता परवीन अभी तक फरार चल रही है। लेकिन उसी में देखा जाए कि इस तरीके की घटनाओं को सामने आते, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस चाहे उस पर 25,000 का इनाम हो, कोई और
बदमाश हो उसे तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन उसी के बाद 50,000 का जो इनामी है, जो फरार चल रही है शाइस्ता परवीन, अभी तक उसे नहीं पकड़ा गया। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश पुलिस पर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिरकार 50,000 का इनामी जो है शाइस्ता परवीन है, उसे क्यों नहीं पकड़ पाई है। सवालिया निशान दागे जा रहे हैं पुलिस पे लगातार। नितिन देखिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रियम भी, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रियम का रुख करना चाहूंगी। प्रियम देखिए, कई सवाल सिर्फ ना पुलिस पे खड़े हो रहे हैं बल्कि शाइस्ता पे खुद पे हो रहे हैं कि ऐसी कौन सी माँ है, ऐसी कौन सी पत्नी है जिसका दिल नहीं पसीजा और ना बेटे के जनाजे में शामिल हुई, ना पति के जनाजे में शामिल हुई, ना देखने आई अंतिम क्रिया में पति को। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम पिछले दिनों का रहा है, जब से उमेश पाल ये हत्याकांड हुआ, उसके बाद से अगर आप देखें तो लगातार कहीं ना कहीं पुलिस जो है जगह जगह पे दबिश दी। पुलिस की जो कई इंटेलिजेंस की जो यूनिट्स है उनको एक्टिव किया गया। पुलिस की कई टीमें अलग अलग जगह पे गई, वहां पर जाकर अगर आप देखें तो लगातार कहीं ना कहीं पुलिस जो है जगह जगह पे दबिश दी। पुलिस की जो कई इंटेलिजेंस की जो यूनिट्स है उनको एक्टिव किया गया। पुलिस की कई टीमें अलग अलग जगह पे गई, वहां पर जाकर उन्होंने दबिश दी। कड़ी से कड़ी जोड़ने की कवायद की गई, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पुलिस अभी तक फिलहाल कह सकते हैं शाइस्ता परवीन को पकड़ने में जो है वो नाकाम रही है। और शायद उसी का ही नतीजा है कि अगर आप देखें तो अभी तक पुलिस के हाथ से शाइस्ता परवीन काफी दूर है। हालांकि इस बात के जरूर कयास लगाए जा रहे थे कि शायद पिछले दिनों के अंदर जो घटनाएं हुई, चाहे उसके बेटे का एनकाउंटर की बात रही हो या फिर पति के हत्या की बात रही, उसके बाद माना जा रहा था कि शाइस्ता परवीन खुद आके सरेंडर कर सकती है, कोर्ट में सरेंडर कर सकती है या फिर जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंच सकती है। लेकिन इन सभी चीजों के लिए कई तरीके की तैयारियां भी पुलिस विभाग की तरफ से करी गई। अलग अलग तरीके से पूरा नेटवर्क को जो है फैलाया गया, पूरे प्रयास किए गए कि उस जनाजे में जो लोग आ रहे हैं उन सब पे बारीकी के साथ में नजर रखी जाए। हो सकता है किसी में बुरके के अंदर या किसी और तरीके से अपने आप को छुपाते हुए शाइस्ता परवीन जो है उनको देखने के लिए पहुंचे, अंतिम उनके दीदार के लिए पहुंचे, लेकिन ऐसा फिलहाल अभी तक नहीं हुआ है। और तमाम कोशिशों के बावजूद फिलहाल अभी प्रयागराज पुलिस के जो हाथ है वो खाली हैं। लेकिन लगातार पुलिस जगह जगह पे दबिश दे रही है, हर एक कड़ी को जोड़ने के कवायद जो है वो लगातार जारी है। और कहीं ना कहीं पुलिस हर एक पहलू पर ध्यान दे रही है कि जिसके जरिए वो शाइस्ता परवीन तक पहुंच सकती है। और जो माना जाए तो पुलिस की जो कई टीमें हैं वो बाहर भी हैं, इस समय लगातार एक्टिव हैं। जिलों के अंदर सभी जगह पे पुलिस की जो टीम्स है उनको एक्टिव किया गया है। इंटेलिजेंस की जो यूनिट्स है वो लगातार इसको लेकर जो है वो अपना काम कर रही हैं। हर एक चीज को देखा जा रहा है, लेकिन तमाम इन सभी कोशिशों के बावजूद शाइस्ता परवीन फिलहाल अभी कानून के शिकंजे से दूर नजर आ रही है, कानून के हाथ से भी दूर नजर आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है प्रियम कि देखिए किस तरीके से पति का पूरा साम्राज्य ध्वस्त हो चुका है, तो नए सिरे से साम्राज्य खड़ी करने की कोशिश तो नहीं कर रही शाइस्ता पर्दे के पीछे से। देखिए, शाइस्ता परवीन फिलहाल अभी नया साम्राज्य खड़े करने की कोशिश की जगह अपने आप को बचाने में, अपने आप को महफूज करने में शायद लगी हुई होगी। और लगातार वो इसको लेकर प्रयास कर रही थी कि जिस तरीके से पिछले दिनों घटनाएं हुई हैं तो वो अपने आप को महफूज रखने के लिए ही इन जो विगत दिनों में जो हत्याएं हुई, उसके पति की हत्या हुई, बेटे का एनकाउंटर हुआ, लेकिन एक डर उसके जहन में भी कहीं ना कहीं भरा हुआ है। और शायद इसी का नतीजा है कि आप देखें तो वो खुल के सामने नहीं आ पा रही है और चीज़ों को इग्नोर करती हुई, इस घटनाओं को इग्नोर करती हुई, ना ही अपने पति के जनाजे में वो शरीक हुई, ना ही उसने अपने बेटे के जनाजे में शरीक होना उचित समझा। अपने आप को वो कहीं ना कहीं भी महफूज रखना चाह रही है, अपने आप को दूर रखना चाह रही है। और जिस तरीके से पुलिस लगातार हर एक एंगल के जरिए उसको उस तक पहुंचने का प्रयास कर रही, तो इस वजह से भी वो अपने आप को काफी हद तक चाह रही होगी कि बचे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अतीक अहमद की जो हत्या हुई है, तो उसके बाद इस बात का भी डर उसके जहन में कहीं ना कहीं बसा होगा कि अगर वो पुलिस को सरेंडर भी करती है तो उसके बावजूद भी उसकी जान को खतरा है। क्योंकि अतीक अहमद जिस तरीके से पुलिस की गिरफ्त में था, जुडिशियल कस्टडी में था, उसके बावजूद उसकी हत्या होती है, सरेराह उसको हत्या की जाती है, उसके भाई की जो है अशरफ की, उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये सभी वो सिनेरियो बने जिसके बाद कहीं ना कहीं अगर शाइस्ता परवीन ने खुद को सरेंडर करने का मन बनाया भी था अपने बेटे के जनाजे के बाद में, तो उसने शायद अपना मन बदला हो। लेकिन अभी भी पुलिस लगातार सभी चीजों पर काम कर रही है और पुलिस का यह दावा है कि जल्द ही जो है शाइस्ता परवीन पुलिस की गिरफ्त में होगी। पुलिस दावे कई दिनों से कर जा रही है, लगातार यही देखा जा रहा है कि पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। बने रहिए हमारे साथ, नितिन भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन देखिए, अगर आपके अपडेट की बात की जाए तो पुलिस के सूत्रों के हवाले से क्या खबर निकल के सामने आ रही है, क्या स्टेटस है शाइस्ता परवीन को लेकर?
देखिए स्वीटी, बिल्कुल जिस तरीके से शाइस्ता परवीन को पकड़ने में पुलिस के हाथ अभी खाली है, लेकिन पुलिस को कहना है कि जल्दी से जल्दी हम जो है शाइस्ता परवीन को जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसे पकड़ लिया जाएगा। लेकिन पुलिस पूरा कयास लगाई हुई थी कि इस तरीके से जब बेटे के जनाजे में शामिल होगी, लेकिन बेटे के जनाजे में शामिल नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके से बात किया, अतीक अहमद जो उसके पति हैं, उसके जनाजे में भी वो शामिल नहीं हुई। तो जहाँ पुलिस पूरा प्रयास लगाई हुई थी कि शाइस्ता परवीन कहीं ना कहीं सरेंडर कर सकती है, 50,000 का इनाम उसके ऊपर रखा गया है, लेकिन उस जनाजे में भी शामिल नहीं हुई पाता। उसमें भी जाके बता दें, अतीक अहमद के उसमें भी जनाजे में शामिल नहीं हुई। लेकिन इसी के साथ ही इस तरीके की जो घटनाएं सामने आई थी, कुछ ही दिन पहले घटना उसके बेटे का एनकाउंटर में ढेर किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो जनाजे में शामिल नहीं। तो बिल्कुल जनाजे में शामिल नहीं हुई, ना पति के जनाजे में शामिल हुई, ना देवर के, ना बेटे के। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए कई सवाल खड़े हो रहे हैं शाइस्ता परवीन पर। आखिर ये कौन सी माँ है, आखिर ये कौन सी पत्नी है जो ना पति के जनाजे में शामिल हुई, ना असद के जनाजे में शामिल हुई। वही देखिए सवालिया निशान भी पुलिस पे खड़े हो रहे हैं कि 50,000 की इनामी अभी तक भागी हुई है, घोषित हुआ है जिसके ऊपर, लेकिन अभी तक सामने निकल के नहीं आई है। सीधे चलेंगे दिल्ली के विधानसभा, जहां पे अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। और लोगों ने एक किसी ईमानदार और देशभक्त आदमी को ईमानदार और देश की सरकार आ गई, और उसके बाद देश से महंगाई खत्म, और उसके बाद देश से महंगाई खत्म हुई और चौगुनी तरक्की करने लगा। तो जैसे हम बचपन में सुना करते थे, मॉरल ऑफ द स्टोरी, हिंदी में क्या कहते, मॉरल ऑफ द स्टोरी का मतलब भाई इस कहानी में क्या प्रेरणा मिलती है। इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि अगर आपके देश में महंगाई है, आपके देश में समस्याएं हैं, आपके देश में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो सबसे पहले जांच परख के देखो आपका राजा अनपढ़ तो नहीं है। अगर आपके देश में सब गड़बड़ चल रहा है, बेरोजगारी है, बहुत सारी समस्याएं हैं, जरा देखो राजा, आपके राजा को कोई दोस्त तो नहीं है। अगर है तो सबसे पहले अपने राजा को उखाड़ के फेंको, नहीं तो आपकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं होगा। आपकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं होगा। वो पढ़ा करते थे, अंधेर नगरी चौपट राजा, सवा शेर बाजी सवा शेर खाजा। बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी ने कमर कस ली है। राहुल गांधी ने सोमवार को कर्नाटक के बीदर जिले में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो ये तो पता होना चाहिए कि कितनी आबादी किसकी है, ओबीसी की कितनी आबादी है, दलितों की कितनी आबादी है, आदिवासियों की कितनी आबादी है। यह पहला कदम है। अगर हमें यही नहीं मालूम कि देश में ओबीसी कितने हैं, आदिवासी, दलित, बाकी लोग कितने हैं, तो हम सबको भागीदार कैसे बनाएंगे। तो पहला कदम है कि ओबीसी सेंसस में जो डेटा है उसको प्रधानमंत्री रिलीज कर दें, पब्लिक कर दें। और मैं आपको गारंटी दे देता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ये नहीं करेंगे, क्योंकि वे सचमुच में ओबीसी का भला नहीं चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी ये काम एकदम कर देगी। जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम ओबीसी सेंसस को पब्लिक कर देंगे। और उससे पहले हम
पूरे देश में बीजेपी पे दबाव बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा, देखिए, आप जो भी बड़े वायदे करोगे, सबसे पहले आपको झूठे वायदे नहीं करने चाहिए। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए का वायदा किया था, वो बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए वाला मिला आपको? नहीं। काले धन के खिलाफ लड़ाई की बात की थी, नोटबंदी। तो मैंने कहा वैसे झूठे वायदे कांग्रेस पार्टी को कभी नहीं करने चाहिए। दूसरी बात मैंने कही कि जो भी आप वायदे करोगे, उनको सरकार बनते ही जल्दी से जल्दी पूरे कर देने चाहिए। मतलब वायदे में 2-3 साल 4 साल नहीं लगने चाहिए। सरकार के पहले कुछ ही दिनों में वायदा पूरा कर देना चाहिए। देखिए, 40% कमीशन लेते हैं ना, इस बार इनको 40 सीट देना, 41 नहीं देना। और आप जानते हो ये जो इन्होंने पैसा चोरी किया है, 40% जो इन्होंने लिया है, आप जानते हो इसके लिए क्या करते हैं? और आप सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा है, सुनिए। देखिए, जाति जनगणना होनी चाहिए पूरे देश में, सारे विपक्षी पार्टियों की मांग है। बिहार में नीतीश जी और तेजस्वी जी मांग कर रहे हैं, स्टालिन जी तमिलनाडु में मांग कर रहे हैं, जाति जनगणना होनी चाहिए। उससे भाग क्यों रहे हैं लोग? क्योंकि मैं बता रहा हूं ना आपको, मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं, ये वो पार्टी है जिसकी मातृ संस्था आरएसएस ने 97 वर्षों में एक भी दलित और पिछड़ा वर्ग का अपना प्रमुख नहीं बनाया। 97 ईयर्स की हिस्ट्री में, 97 वर्षों के इतिहास में एक भी दलित और पिछड़ा आरएसएस का प्रमुख नहीं है। तो जिसकी मातृ संस्था ही दलितों और पिछड़ों को सम्मान नहीं देती है, उनकी एंट्री बैन है, वो जाति जनगणना कैसे कराएंगे? तो इनकी मानसिकता की वजह से ऐसा है। देखिए, ऐसा है कि अगर इस देश की जांच एजेंसियां सरकारों को गिराने के लिए काम करेंगी तो उसकी चर्चा विधानसभा और लोकसभा में नहीं होगी तो कहां होगी? अगर इस देश की जांच एजेंसियां नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर जांच करेंगी तो आप मुझे बताइए कि उस पर चर्चा अगर विधानसभा में, सदन में और राज्यसभा लोकसभा में नहीं होगा तो कहां होगा? ईडी के बारे में मैंने बताया तो आपको डिटेल। ईडी ने कहा 14 फोन मनीष सिसोदिया ने तोड़ दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए, और उसी के आधार पर माननीय न्यायालय ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका रद्द कर दी। इतना बड़ा झूठ ईडी बोल रही है, इतना बड़ा झूठ। अब बताइए, इसकी चर्चा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? एक राज्य के शिक्षा मंत्री को, एक उप मुख्यमंत्री को उठा के आपने जेल में डाल दिया झूठे बयान के आधार पर। 6 लोग अब तक लिखकर दे चुके हैं न्यायालय में। उसका भी सच मैंने उजागर किया था कि भाई हमसे दबाव बनाकर जबरन बयान लिया गया। इसकी चर्चा विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं होगी तो कहां होगी? मैंने तो खुद ईडी के मिसयूज का मामला देश के संसद में उठाया, राज्यसभा में उठाया तो बंद कर दो राज्यसभा। एलजी साहब को बोलो जाके राज्यसभा भी बंद करना। मैंने उठाया था ईडी के मिसयूज का मामला, उनके 3000 छापेमारी में 0.5% कन्विक्शन रेट का, और मुझे प्रिविलेज कमेटी का नोटिस मिला है। मैं वहां सारे साक्ष्य दे रहा हूं ईडी किस तरीके से मिसयूज करती है अपने पावर का। और इस बीच बड़ी जानकारी, टिकट न मिलने पर युवक ने जताई नाराजगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को जलाया पुतला, नेताजी की फोटो और अपना बायोडाटा जलाया है। वार्ड नंबर
93 से टिकट मांग रहे थे महेश यादव। तो बड़ी जानकारी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का पुतला जलाया गया है। टिकट ना मिलने पर यह नाराजगी जाहिर की गई है। नेताजी की फोटो और अपना बायोडाटा भी जलाया है। बता दें, वार्ड नंबर 93 से टिकट मांग रहे थे महेश यादव। और बिहार में एक बार फिर से पोस्टर को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि वो पीएम के उम्मीदवार नहीं है, ना ही उन्हें पीएम बनाना है। वहीं दूसरी ओर पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में नीतीश को पीएम के कैंडिडेट के तौर पर दिखाया गया है। कहा जा रहा है कि पोस्टर अब हटा लिया गया है, लेकिन पोस्टर का वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी ने चुटकी ली है। रविवार की शाम निखिल आनंद ने ट्वीट करते हुए कहा है कि सीएम नीतीश कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूं। वही आरजेडी बयानों पोस्टरों से बारंबार कहती है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री है, नीतीश कुमार का भविष्य आश्रम में होगा, ये सभी को पता है। लेकिन आरजेडी नीतीश जी को जबरन धकियाकर बाहर कर तेजस्वी को सीएम बनाना चाहती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह जमीनी विवाद में सुनवाई हुई, जिसको लेकर कोर्ट ने 6 मई की अगली तारीख तय कर दी है। यह सुनवाई सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई है। याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप ने कोर्ट से श्री कृष्ण जन्मभूमि के केशव देव के विग्रह को वापस लेने के साथ ही शाही ईदगाह के अमीनी सर्वे कराए जाने की मांग की है। और दूसरे चरण के नामांकन के पहले दिन कन्नौज में तहसील परिसर छावनी में तब्दील नजर आया। यह दूसरे चरण में 11 मई को निकाय चुनाव का मतदान होना है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने मौके पर मौजूद सीओ को जरूरी दिशा निर्देश दिए और आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने को कहा। इस दौरान उन्होंने बताया कि नामांकन स्थलों की त्रिस्तरीय सुरक्षा की जा रही है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।